Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College COE, and today we are going to discuss about BSc second year part first सेल स्ट्रक्चर। तो आज हम सबसे पहले सेल का जनरल इंट्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। The cell is the basic structural, functional and biological unit of all known organism। यानी कि सेल जो कोशिका जो होती है वो जैविक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई होती है। यह वर्ड लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी कि छोटा सा एक कमरा। नेक्स्ट, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो कोशिका होती है वो जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई होती है। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और ये कोशिका द्रव्य एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, which contains many biomolecules such as proteins and nucleic acids। और ये जो झिल्ली होती है जिसके अंदर ये कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे जैविक अणु पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी कि कोशिका की सबसे पहली जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। It was first developed in 1839 by Matthias Jacob Sleeden and Theodor Schwann। यानी कि ये 1839 में सबसे पहले स्लीडन एंड स्वैन दो बॉटनिस्ट थे या साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। उन्होंने कोशिका की जो थ्योरी है उसको डिस्कवर किया था, और यह थ्योरी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये कहती है कि सभी जो जीव होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दैट ऑल द सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सभी जैविक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का जो आधारभूत भाग होता है वो कोशिका बनाती है। एंड दैट ऑल द सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सभी कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। सेल इमर्ज्ड ऑन अर्थ एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, कि जो कोशिका है वो पृथ्वी पर उसकी उत्पत्ति अनुमानतः या लगभग 3.5 बिलियन यानी कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। Now we are going to discuss about two main types of cells। सेल्स के दो मुख्य प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सेल्स आर द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो पहली कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, which contains a nucleus, यानी कि जो सबसे मेन डिफरेंस होता है एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो न्यूक्लियस यानी केंद्र की उपस्थिति का होता है। एंड सेकेंड वाज प्रोकैरियोट which do not, यानी कि जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स कैन बी ईदर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय प्रकार के भी हो सकते हैं। First, we are going to discuss about prokaryotic cells. Prokaryotes includes bacteria and archaea, two of the three domain of life। यानी कि जो जीवन के तीन मेन आधारभूत डोमेन्स होते हैं उसमें से दो जो मेन डोमेन्स हैं वो बैक्टीरिया एंड आर्किया हैं, जिनको हम प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली जीवन का प्रकार है। कैरेक्टराइज बाय हैविंग वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूड सेल सिग्नलिंग, यानी कि इनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इनका जो लाक्षणिक गुण मान सकते हैं वो ये है कि वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को शो करते हैं, इंक्लूडिंग सेल सिग्नलिंग, यानी कि इनमें सेल सिग्नलिंग भी पाई जाती है। स्लाइड में आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने एक जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल है उसका चित्र आपको बताया है, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट है। फर्दर, प्रोकैरियोटिक सेल हैज थ्री मेन रीजन्स, मतलब एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम मेन जो होता है वो तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन इज
द एनक्लोजिंग द सेल इज द सेल एनवलप, यानी कि सेल के जो चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे हम सेल का आवरण कहते हैं। जनरली कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अ सेल वॉल, यानी कि जनरली इसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसके बाहर की तरफ सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। फॉर सम बैक्टीरिया मे बी फर्दर कवर्ड बाय थर्ड लेयर कॉल्ड अ कैप्सूल, यानी कि सामान्यतः तो दो ही झिल्लियां होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक कोशिका भित्ति, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जिनमें एक तीसरा आवरण भी मिलता है जो सेल वॉल के बाहर की तरफ पाया जाता है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। Second part is inside the cell is the cytoplasmic region that contain the genome, ribosomes and various sorts of inclusions, यानी कि साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है जो दूसरा पार्ट होता है बाहरी रीजन के अंदर वाला पार्ट, जिसमें जीनोम यानी कि बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं और बहुत सारे कोशिका द्रव्य इंक्लूजन्स यानी दूसरे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि जो जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स कैन कैरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्रोकैरियोट्स में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के तत्व भी पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, विच आर यूजुअली सर्कुलर। प्लाज्मिड्स सामान्यतः गोलाकार होते हैं। ऑन द आउटसाइड यानी कि जो तीसरा और मेन पार्ट होता है वो कोशिका का बाहरी भाग जो फ्लैजिला एंड पिलाई होते हैं, इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द सेल सरफेस, यानी कि सेल के जो बाहरी आवरण होता है वहां से फ्लैजिला और पिलाई निकलते हैं। दीज आर स्ट्रक्चर्स, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बने हुए होते हैं मेड ऑफ प्रोटीन दैट फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, यानी कि ये कोशिकाओं में गति एवं दूसरी सेल्स उनकी सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम में आने वाले पार्ट होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स में सभी प्रकार में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स बिना फ्लैजिला और पिलाई के भी होते हैं और कुछ में ये पाए जाते हैं। नाउ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी एक्सेट्रा, यानी कि बैक्टीरिया, आर्किया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा अधिकतर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में included होते हैं। which mainly characteristic feature of these eukaryotic cell is containing nucleus, यानी कि इनमें मेनली न्यूक्लियस का पाया जाना इनका आधारभूत लक्षण होता है। These cells are about 15 times wider than a typical prokaryotic cell, यानी कि ये एक जो पूर्णतया या टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल होती है उससे लगभग या अनुमानतः 15 गुना चौड़ी होती है एंड कैन बी एज मच एज 1000 टाइम्स ग्रेटर इन वॉल्यूम, और उसके जो आयतन में भी कम से कम वो 1000 यानी कि 1000 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। द मेन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ यूकैरियोट्स एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है या मेन जो गुण होता है जो उसको प्रोकैरियोटिक सेल से डिफर करता है वो होता है अलग अलग कोशिका अंगों के लिए पाए जाने वाले अलग अलग भाग, जिन्हें हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, यानी कि अलग अलग डिब्बेनुमा संरचना बनी होती है। हर सारा ऑर्गेनेल के लिए अपना एक फिक्स स्पेस होता है, एक फिक्स जगह होती है। द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन विच स्पेसिफिक एक्टिविटीज टेक प्लेस, यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि उनमें एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपनी एक स्पेसिफिक जगह पर ही पाए जाएंगे और अपनी एक विशेष क्रिया के लिए ही जाने जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर न्यूक्लियस, रिबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्सेट्रा। Now the slide is showing a typical eukaryotic plant cells which contain all the membrane bound cell organelles which differentiate a eukaryotic cell from prokaryotic cell, यानी कि इस स्लाइड में हमने एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का चित्र बताया है जो उन सभी कोशिका अंगों को प्रदर्शित करता है जिसके आधार पर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, ये सब था आज के लेक्चर जिसमें हमने सेल की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इसके लिए नोट्स मैं आपको अलग से ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, जो थ्योरेटिकल नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, और उसके लिए अगर आप चाहें, अगर कोई बच्चा इसके लिए कोई बुक रेफरेंस रेफर करनी हो तो आप सिंह पांडे जैन का पार्ट 2 जो एंजियोस्पर्म के लिए बना है, जो एनाटॉमिकल और टैक्सोनॉमी का है पार्ट, उसमें आप इसकी अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और सेल के लिए दूसरी साइटोलॉजी की भी पीके गुप्ता की भी किताब
अवेलेबल है, और फर्दर इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप ग्रुप में मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। थैंक यू बच्चों, इससे आगे का पार्ट के लिए हम कल दोबारा क्लास लेंगे। थैंक यू।